बिहार में जंगल राज है या नहीं, इससे जुड़ी हुई बात आपने आखिर में कब सुनी है? जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। इस तरह की पुनरावृत्तियां कि बिहार में जंगल राज आ गया है, मौजूदा दौर में क्यों सुनाई नहीं दे रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग ये नैरेटिव चलाते थे कि जंगल राज है, वो दलित पिछड़े मुख्यमंत्रियों के ऊपर, आदिवासी मुख्यमंत्रियों के ऊपर चलता है, और जब वो खुद सरकार में शामिल होते हैं तो जंगल राज की कथित तौर पर बड़ी से बड़ी घटना हो जाए तो भी न मीडिया दिखाएगा कि वो जंगल राज है, और न वो अपने भाषण में बोलेंगे कि कोई जंगल राज चल रहा है, और वो जंगल घूमने के लिए चले जाएंगे। बाद में पता चलेगा कि वो जंगल भी उन्हीं के किसी दोस्त का अपना जंगल है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि जिन घटनाओं के ऊपर उदाहरण बना करके ये नैरेटिव चलाया गया कि जंगल राज है, उससे विद्रूप घटनाएं आज भी हो रही हैं, लेकिन न तो इन नेताओं की जबान से एक बार भी जंगल राज शब्द सुनाई देता है, और न ही टेलीविजन चैनल के डिबेट में यह बताया जाता है कि 2005 के पहले क्या था, 2005 के बाद क्या है। अब पहले महिला को चलने का कुछ मिलता था जी, कुछ ठीक से पहन पाती थी। अभी बस समझिए कि मंत्री पहन रही है, ऐसा नहीं है, सब के सब कितना बढ़िया पहन। तो नीतीश कुमार के इन बयानों को सुनकर आपको लगा होगा कि नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि 2005 के पहले तो कुछ था ही नहीं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं, कुछ था ही नहीं। इसका जवाब बड़े तरीके से दिया तेजस्वी प्रसाद यादव ने। 2005 से पहले ना चांद था, ना तारा था, ना सूरज था। साफ तो 2005 के बाद तेजस्वी इस बात को कहना चाह रहे थे कि 2005 के पहले जो बिहार था वो मुश्किलों से लड़ते हुए भी बहुत कुछ बना रहा था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि 2005 के पहले के बिहार में क्या था और 2005 से 25 के बीच के बिहार में क्या है। सवाल इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस बात का नैरेटिव बनाती थी कि जंगल राज है, वो इस घटना और इस तस्वीर पर क्या कहेगी। तस्वीर इतनी भयावह है कि जिसको हम आपके सामने साफ तौर पर दिखा ही नहीं सकते। और ये कहानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने गृह जनपद नालंदा की है। 26 साल की एक युवती की जंगल के किनारे लाश पड़ी मिली और उसके बाद उसे इलाज की तरह ले जाया गया। उसकी तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम उन्हें ब्लर कर रहे हैं, लेकिन कहानी केवल इतना सुना दे रहे हैं कि उसके पैर में 9 कीलें ठोक दी गई थी और तमाम तरह से शरीर ऐसा जख्मी था गोया किसी ने अमानवीय हालत बना दी हो। ये कहानी दिल दहला लेने वाली है, लेकिन इस पर अभी तक सब खामोश हैं। इस तरह की बातें बिहार में कहां हैं? 2005 के पहले बिहार में कुछ नहीं था, ये कहने वाले खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ऐसी तमाम घटनाओं पर जितना ज्यादा हमलावर हुआ करते थे, उससे ज्यादा हमलावर तो भारतीय जनता पार्टी होती थी। और आज भारतीय जनता पार्टी बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल है। 2 डिप्टी सीएम हैं। उनमें से एक डिप्टी सीएम तो यह कह रहे थे जब वो मुरेठा बांधे थे कि मुरेठा तब खुलेगा जब नीतीश कुमार की राजनीति को मिट्टी में मिला देंगे। 2025 के चुनाव के लिए उनका एक बयान वायरल हो रहा है, जरा उसको गौर से सुनिए। नीतीश कुमार जी ने मुझसे पूछा ये मुरेठा क्यों बांधे, तो मैंने उनको कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। और उसके बाद लोगों ने क्लिप जोड़ दी है कि बजट का भाषण देने के बाद जब नीतीश कुमार अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गले लगा रहे थे तो मुरेठा गायब था और दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गले लग रहे थे। लेकिन असली सवाल यह है कि यही बीजेपी आज बिहार के जंगल राज पर क्यों चुप है? क्योंकि वो सरकार में शामिल है। बिहार में लूट, बिहार में झगड़े, बिहार में हत्याएं, बिहार में जो कुछ हो रहा है वो लोग जानते हैं। बिहार में एक चुने हुए विधायक को मूर्ति का अनावरण करने से जातिवादी ताकतों ने रोक दिया। बिहार की एक बेटी स्नेहा कुशवाहा उत्तर प्रदेश यानी दूसरे स्वर्ग और राम राज्य में तैयारी करने के लिए आई हुई थी, संदिग्ध परिस्थितियों में मार दी गई। बिहार विधानसभा में इस पर फिर से बहस हुई, सवाल पूछा गया
कि उस बेटी की हत्या कैसे हुई, इसकी जांच तक करके इसको न्याय देने की बात आज तक अधूरी है। बिहार में भी बीजेपी शासन में है और उत्तर प्रदेश में तो उनका बोलबाला है ही, फिर जंगल राज किसे कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश में जंगल राज का आलम यह है कि एक कचहरी में एक व्यक्ति पिस्टल चला दे रहा है सबके सामने, लेकिन फिर भी कोई टेलीविजन चैनल, कोई मीडिया कभी जंगल राज की बात नहीं करेगी। कुछ दिन पहले जब झारखंड में चुनाव था तो जंगल राज का पूरा नैरेटिव झारखंड शिफ्ट हो गया था, क्योंकि एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर चुनाव लड़ रहे थे। फिर यह जंगल राज का नैरेटिव बिहार में शिफ्ट हो जाएगा जब चुनाव सामने आएगा कि 2005 के पहले क्या था, और फिर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो यही जंगल राज का नैरेटिव उत्तर प्रदेश में चला जाएगा, क्योंकि कोई आदरणीय मायावती जी या कोई आदरणीय अखिलेश यादव चुनाव में लड़ रहे होंगे। इसलिए जरा सोचना होगा कि जंगल राज का नैरेटिव आज कहां है। कहां है वो लोग जो टेलीविजन चैनल पर इस तरह के खबरें चलाते हैं? खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपा खूब बैठते हैं जब इस तरह का सवाल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में राबड़ी देवी जी से लेकर 2 चुनी हुई महिला विधायकों के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया, तो कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब तेजस्वी यादव ने उसका जवाब देते हुए यह भी कहा कि खुद मुख्यमंत्री 2005 के पहले बिहार में रह के क्या क्या कर चुके थे। 2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। ये कामयाबियां क्या 2005 के पहले के बिहार में नहीं थी? जंगल राज का पूरा नैरेटिव असल में दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी है। इसलिए जहां नेतृत्व में वे लोग होंगे, उन्हीं के सजातीय लोग टेलीविजन में होंगे, उन्हीं के सजातीय लोग अखबारों में होंगे, उन्हीं के सजातीय लोग विश्वविद्यालयों में होंगे और अपने यहां के क्रूरतम अपराधों को सूली का कांटा बना करके छिपाने और उसे गायब कर देने की कोशिश में लग जाएंगे। खबरें कैसे छिपाई जाती हैं, झूठ कैसे बोला जाता है और बड़े से बड़ा हादसा कैसे बहस से गायब कर दिया जाता है, इसे उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार से बाकी देश के लोग सीख सकते हैं। लेकिन आम लोगों को इस बात को समझने में देर हो जाती है। इसलिए हम ये कहानी कहने के लिए आपसे मुखातिब होते हैं कि आप जरा एक बार ठहर कर सोचिए कि यूपी, बिहार से लेकर पूरे देश में जहां जहां उस खास मानसिकता के लोगों की सरकारें हैं, वो एक शब्द भी जंगल राज पर नहीं बोलेंगे, न उनके सजाती लोग टीवी पर डिबेट करेंगे और न अखबार की कोई हेडलाइन आएगी। लेकिन जैसे ही अगुवाई करने में कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी होगा, आपके खिलाफ इतने मुकदमे डाले जाएंगे कि कोई लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कह करके बदनाम कर दिया जाएगा। हालांकि इसकी जवाब देने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की। वैसे ही कोई हेमंत सोरेन को बदनाम करेगा, कोई अखिलेश यादव तो कोई आदरणीय मायावती जी को बदनाम कर देगा। इस कहानी को इस देश के दलित पिछड़े ही नहीं समझ पाते और वो इस नैरेटिव में आ जाते हैं कि हां, हमारे यहां ही लोगों में कमी होगी। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बड़ी घटनाएं, इससे ज्यादा बड़ी बड़ी कमियां उन लोगों में होती हैं जो ये नैरेटिव बनाते हैं कि जंगल राज क्या है। इसलिए सोचना आपको है कि कौन सा नैरेटिव सही है और कौन सा नैरेटिव बना करके आपके जहन में एक धारणा बनाई जाती है। बिहार को लेकर के इसलिए भी चर्चा होनी चाहिए कि जंगल राज है या नहीं है, क्योंकि इस बार फिर से चुनाव है और चुनाव ऐसे वक्त में है जब पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी कुछ महीने छोड़ दें तो नीतीश कुमार के साथ सरकार में है। तो सरकार में होने के नाते 20 साल का सवाल नीतीश कुमार के चेहरे के साथ बीजेपी से पूछा जाएगा और 10-11 साल उनका केंद्र में भी सरकार हो चुकी है। इसलिए अब जवाब सीधे बीजेपी से पूछे जाएंगे। इसलिए बीजेपी ने अपने कुछ पहली श्रेणी के स्टार प्रचारकों को काम पर लगा दिया है। अब बिहार में वो स्टार प्रचारक चले गए हैं। उनमें से पहला स्टार प्रचारक वो है जो अब
धाम ऐसा बनाया जिसमें सजदा करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए। बागेश्वर धाम का एक बाबा, डिग्री का पता नहीं, तेजस्वी यादव की डिग्री पूछने वाले बाबाओं की डिग्री पर खामोश क्यों हो जाते। लेकिन उस बाबा के बारे में क्या बयान वायरल हो रहा है। उसने कहा कि अगर आप हमें कथा नहीं सुनाने दोगे तो अभी तो हम 5 दिन कथा सुना रहे हैं, फिर हम यहीं मठ बना लेंगे, और रोकोगे तो हम यहीं घर बना लेंगे, और रोकोगे तो हम बिहार को कब्जा कर लेंगे। कुछ भी बोल सकता है वो बाबा। आज से 5 दिन तक हम अभी यहाँ कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे हम फिर कथा करेंगे, आप हमें और रोकोगे हम और कथा करेंगे, आप हमें और रोकोगे हम यही मठ बनाएंगे, आप हमें फिर रोकोगे हम यहाँ मकान बनाएंगे, और आप अगर हमें फिर रोकोगे मरेंगे तो फिर बिहार में बनेंगे। इसका मतलब यह है कि वो केवल धर्म की, आस्था की कथा तो नहीं सुना रहे, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, वो बीजेपी के समर्थन की बात, और खुलेआम अपना स्टार प्रचारक उन्होंने भेज दिया है। दूसरे हैं मान्यवर मोहन भागवत जी, 5 दिन के दौरे पर वो भी बिहार जा रहे हैं। फिर श्री श्री रविशंकर, वो भी बिहार जा रहे हैं। अब पहले चरण में जब तक चुनाव घोषित नहीं हो जाता, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, बीजेपी के प्रचारक अब बारी बारी बिहार दौरा करेंगे। इनमें से खोज कर देखिएगा कोई जंगल राज बोलता है कि नहीं बोलता। अब आखिर में एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बड़ी प्यारी वीडियो है, और वो वीडियो 18 दिसंबर 1992 की है, संसद की है, और जिसकी वीडियो है वो नीतीश कुमार उस वक्त जनता दल के सांसद थे, जो नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में चुनाव है, बिहार में बहुत कुछ होना है, लेकिन बिहार की बात हो और इस पुराने नीतीश कुमार की याद ना आए। सुनिएगा, लंबा भाषण है, लेकिन मैं केवल इतना सुनाना चाहता हूं कि तब के नीतीश कुमार हमलावर बीजेपी, हमलावर रथ यात्रा, मंडल बनाम कमंडल, मंडल बनाम मंदिर, और उसमें सवाल उठा रहे हैं कि सांप्रदायिक राजनीति कैसे भारत को भीतर से खोखला करेगी, चुनौती दे रही है। और अपने दोस्त समान भाई लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हुए नीतीश कुमार। वक्त बदल चुका है, सियासत में बहुत कुछ बोला जा चुका है, मगर पुराने दिन अपनी छाप छोड़ते जाएंगे। अटल जी घंटा भर गरजते रहे लेकिन बरसे कभी नहीं। 6 तारीख को जो कुछ भी किया हुआ, उसके लिए ये लज्जा प्रकट कर रहे थे, दुख प्रकट कर रहे थे। कई सदस्यों ने कहा, माननीय सोमनाथ चटर्जी ने और इंद्रजीत गुप्ता जी ने कहा कि इन्होंने निंदा नहीं की। निंदा किए हो या न किए हो, लेकिन लगातार अपने भाषण में इन्होंने उसके लिए दुख प्रकट किया, खेद प्रकट किया, और जिनको देहात की भाषा में हम लोग, मंडल की भाषा में हम लोग समझते हैं कि माफी मांगने का काम किया। 2 तरह की भाषा इस देश में है, जैसे मुल्क 2 प्रकार का है, एक इंडिया है, एक भारत है। उसी प्रकार से यह देश भी 2 तरह का है, समाज भी 2 तरह का है, और जिस हिंदू समाज की बात करते हैं वो हिंदू समाज भी 2 तरह का है। एक मंडल वाला हिंदू है और एक कमंडल वाला हिंदू है, ये 2 तरह की। तो मुझको साफ साफ लग रहा था कि ये माफी मांगने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझको आश्चर्य हो रहा था। अंदर में इनका एक चेहरा, बाहर में इनका दूसरा चेहरा। अयोध्या तक की यात्रा को, अधूरी यात्रा को पूरा करने चले थे, तो आडवाणी जी में फिर साहस होना चाहिए था। उसी समस्तीपुर से अपनी यात्रा शुरू करते, जहां इस देश के एक बहादुर लालू प्रसाद ने इनके रथ को पकड़ के रख दिया था, क्योंकि ये बर्बादी का रथ था। अधूरी यात्रा उनकी आडवाणी जी की शुरू हुई बनारस से। तो हम जानना चाहेंगे वाजपेयी जी से या बाद में इनके जो भी वक्ता मिलेंगे, कि ये मिसिंग लिंक कब पूरा होगा। समस्तीपुर से बनारस तक का जो मिसिंग लिंक था वो कब पूरा होगा। सभापति महोदय, अटल जी, अब अटल जी से आगे चले गए, पानी आ जाएगा।
आडवाणी जी ने कहा कि हम वहां पर जा रहे हैं, जो ऐसा कि वाजपेयी जी ने कहा, वहां उतने कार सेवक इकट्ठा हो गए। मैं नहीं जानता कितने कार सेवक इकट्ठा हुए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों पर भी तरस आती है। डर करके कभी कुमार मंगलम गलियारे में कह रहे हैं कि 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए, कभी गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं कि 1.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। मुझको आज भी भरोसा है कि 1 लाख से कम लोग वहां इकट्ठा हुए। और कल वाजपेयी जी ने कहा कि एक संगठित गिरोह था, उसको खुद को अपने आप को प्रकट करना चाहिए है कि कौन लोग हैं और जिन्होंने गिराया। और इन्होंने कहा, हाथ खींच लिया, कपड़ा झाड़ लिया कि हमको उससे कोई मतलब नहीं। बिहार का एक आदमी उस मलबे में दब करके मरा है, पक्का प्रमाण। और उसके मरने के बाद उसके शहादत के लिए सभाएं की जा रही है। इसके द्वारा, कोई अनाम कार सेवक के द्वारा नहीं, जो इंद्रजीत गुप्ता जी ने कहा उस अनाम वकील की तरह नहीं, जो वहां डबोस में कागज दे गया था, कोई अनाम कार सेवक की तरह नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभाएं की जा रही है। वो जो मलबे के नीचे कार सेवक दबकर मरा है, हम भी जानते हैं, और संगठित कार सेवक इस काम को अंजाम नहीं दे सकते। उसमें से सैकड़ों उसके मलबे के नीचे दब के मर जाते। वो हम लोगों के यहाँ का बिहार का आदमी, वो बेवकूफ रहा होगा, वो संगठित नहीं रहा होगा, वो चला गया उस मलबे में। ठीक है, ये तो बिहार की तौहीन कर रहे हैं। नहीं, सभापति जी, बड़ी आपत्ति है, बिहार को कलंकित कर रहे हैं। बिहार में बेवकूफ होते हैं ऐसा तो नहीं है, बिहार में समझदार, सभापति महोदय, राजवीर सिंह को समझ में नहीं आता है, बिहार में अभी भी कुछ बेवकूफ रहते हैं, अभी भी इस माहौल में भी कुछ बेवकूफ रहते हैं। इनको पक्की जानकारी की कौन कार सेवक थे जो इस गिरोह में शामिल हुए। मुझको आश्चर्य लगता है, 500 आदमी जाकर के मंदिर को गिराने का काम करेगा, और जितनी संख्या रही होगी 1 लाख, 1.5 लाख, गुलाम कुमार मंगलम के शब्दों में 2.5 लाख, या इनके शब्दों में 4 लाख, पता नहीं जितने लाख जो भी कार सेवक हैं, हर हालत में वो 500 से तो ज्यादा थे, जो भजन कीर्तन कर रहे थे। अशोक सिंघल उनका भजन कीर्तन करा रहे थे, उनकी भी तस्वीर छपी, भजन कीर्तन कैसे ऐसे मुड़ी घुमा करके उनकी भी तस्वीर छपी थी। जो मोर देन लाइफ साइज तस्वीरें छप रही थी मीडिया में इन लोगों का, और जो मन बहक रहा था। तो क्या कर रहे थे भजन कीर्तन वाले लोग? थोड़ी देर पहले कोई, जिसको वाजपेयी जी ने कहा मंदिर ढांचा, जिसको हम लोग बोलते बाबरी मस्जिद, ये बोलते हैं मंदिर, तो उस मंदिर को या मस्जिद को, उस ढांचे को गिराने का अपकर्म करने की इजाजत कौन सा भजन कीर्तन देता है? जो नपुंसक भजन कीर्तन आप गाते रहे और वहां पर उस भजन कीर्तन के खिलाफ सारा काम होता रहा। हमको कोई बहुत माइथोलॉजी का ज्ञान नहीं, और हम तो मंडल वाले हिंदू हैं सभापति महोदय, हमको इनके हिंदू शास्त्र में तो कोई स्थान है नहीं। हम लोगों की जरूरत तब पड़ती है जब ये संकट में होते हैं। रामचंद्र जी के सभी स्वजनों ने उनको छोड़ दिया और जंगल भेज दिया, और जब उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया दुष्ट रावण ने, तो उनकी मदद करने के लिए हम ही पिछड़े शोषित दलित लोग कोल और दिल गए। तो जब जरूरत पड़ता है इनको, तब हमारी याद आती है। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या टिप्पणी है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल के बगल में एक ज्वाइन की बटन है, उससे आप जुड़ेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप ये वीडियो ट्विटर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलें। ऐसे ही किसी जरूरी विषय पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।